नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लास में। आइए आगे बढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य की ओर। कल लास्ट में पढ़ा था मौर्य वंश के प्रमुख शासकों के बारे में और अशोक के जन्म के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे अशोक से संबंधित अन्य जानकारी। तो आपने जाना था कि कलिंग युद्ध के बाद 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ था। उसके बाद में अशोक का हृदय था वो परिवर्तित हो गया और उसने भविष्य में कभी युद्ध न करने की शपथ भी ली थी। तो ऐसा करने वाला भारतीय इतिहास में एकमात्र राजा कौन था? चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान था। आगे क्या हुआ था? अशोक के प्रथम शिलालेख में यज्ञ के समय पशु बलि पर रोग की जानकारी मिलती है। अशोक का जो पहला ही शिलालेख था उसके अंदर अशोक ने आदेश निकाला था कि अब भविष्य के अंदर जब भी यज्ञ होगा उसके अंदर क्या नहीं दी जाएगी? पशु बलि। पशु बलि क्या होती है? जब भी कोई हवन या यज्ञ करवाया जाता था राजा द्वारा, उस समय यज्ञ जब होता था तो किसी पशु को मारा जाता था, उसे कहेंगे पशु की बलि देना। इसके ऊपर अशोक ने क्या लगा दी थी? रोक। क्योंकि अब अशोक किसको मानने लग गया है? धर्म को, या फिर बौद्ध धर्म का वो अनुयायी हो गया है जो कि अहिंसावादी था। अब आगे अशोक ने किया था एक आपके धम्म यात्रा। ये धम्म यात्रा क्या थी उसके बारे में अशोक से पहले जो राजा महाराजा थे उन सब ने विहार यात्राएं की थी। उसकी जगह अशोक ने क्या दिया था? धम्म यात्रा। रण घोष की जगह इसने क्या दिया था? धम्म घोष। उसी प्रकार विहार यात्राओं के स्थान पर कौन सी यात्रा लेकर आया था? धम्म यात्रा। अशोक से पूर्व के राजा विहार बोले तो जंगलों में जाते थे, तो कौन सी यात्रा करते थे? विहार यात्रा करते थे। तब वे जंगल में शिकार खेलते थे। क्या खेलते थे मित्रों? शिकार खेलते थे। अब शिकार कैसे खेला जाता है? तो मतलब अपने एंजॉय करने के लिए जानवरों को मार दिया जाता था, मनोरंजन करने के लिए। अब एक तरफ तो राजा और उसके राज परिवार का मनोरंजन हो रहा है, दूसरी तरफ जो साइड के वहाँ पर जानवरों की जिंदगियां हैं वो जा रही थी। ऐसी यात्रा के ऊपर अशोक ने क्या कर दी? रोक लगा दी। तो कौन सी यात्रा शुरू की थी अशोक ने? धम्म यात्रा। इसके स्थान पर, किसके स्थान पर? विहार यात्रा के स्थान पर, इसके स्थान पर धम्म यात्रा शुरू की। अब धम्म यात्रा में क्या होता था? धम्म यात्रा में बौद्ध स्थानों की यात्रा, यानी कि बुद्ध से संबंधित जो भी स्थान थे उन स्थानों की क्या की जाती थी? यात्रा। और इसी कड़ी में अशोक ने 10वें वर्ष के अंदर बौद्ध गया और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। तो जो महत्वपूर्ण बौद्ध स्थान थे वहां की क्या करनी है? यात्रा। इसके अलावा जो श्रामण होते थे, श्रमण जिसे कहते हैं, यानी कि जो भिक्षु, उनको और जो वृद्ध लोग हैं, श्रमणों व वृद्ध लोगों को दान आदि दिए जाते थे। तो धम्म यात्रा में क्या होता था? एक तो धम्म यात्रा में बौद्ध स्थान यात्रा की जाती थी। श्रमण कहते हैं जो भिक्षु थे उनको, और बूढ़े लोगों को दान दिया जाता था। किसके समय की बात हो रही है? अशोक के समय। कौन सी यात्रा के तहत ये हो रहा था? धम्म यात्रा के तहत। अगला था
इसने और क्या क्या किया था? धम्म महामात्र, धम्म महामात्र या धम्म महामात्र। अशोक ने अपने धम्म का प्रचार करने के लिए अधिकारियों के नेतृत्व में टीमें गठित की, दल बनाए, जिनका उद्देश्य था धम्म का प्रचार करना। उन अधिकारियों के लिए कौन सा शब्द काम में लिया था? धम्म महामात्र। अशोक ने धम्म का प्रचार करने के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। जो धम्म महामात्र थे उनकी क्या की थी? नियुक्ति। ये अधिकारी कौन से अधिकारी? जो धम्म महामात्र थे, ये अधिकारी धम्म का प्रचार, धम्म का क्या करते थे मित्रों? प्रचार। लोगों को जन कल्याण व दान के लिए प्रोत्साहित करते थे। क्या क्या करते थे? एक तो धम्म का प्रचार करते थे, दूसरा लोगों को जन कल्याण करने के लिए, लोगों की भलाई करो अधिक से अधिक, उसके लिए जागरूक करते थे। और लोगों को ये भी जागरूक करते थे कि दान दीजिए। इसके अलावा ये कौन? धम्म महामात्र कैदियों को रिहा करना मतलब उनको जेल से छोड़ना या उनकी सजा को कम करना। कैदियों के परिवारों की आर्थिक मदद करना आदि कार्य भी करते थे। तो धम्म महामात्रों की नियुक्ति किसने की थी? अशोक ने। क्यों की थी? धम्म का प्रचार करने के लिए, लोगों को जन कल्याण के लिए और दान करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए। जो कैदी थे जेलों के अंदर, क्योंकि अशोक ने स्पष्ट कह दिया था कि आज के बाद हिंसा करेंगे नहीं, तो जो कैदी थे उनको या तो रिहा करो, या जिनको मौत की सजा हो रखी है उनकी सजा को क्या कर दिया जाए? सजा को कम करना। सजा को क्या करना? कम करना। इसके अलावा जो कैदी लोग थे जेलों के अंदर, उनके परिवारों की आर्थिक मदद करना, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपराध करता है उसको जेल हो जाती है, लेकिन उसका परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट आ जाता है। उनका भी अशोक ने ध्यान रखा कि इनके परिवारों की क्या की जाए? आर्थिक मदद की जाए। अब बात आती है ना धम्म महामात्रों की स्थापना कब की गई थी? तो धम्म महामात्रों की नियुक्ति अशोक ने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में की थी। कब की थी मित्रों? 14वें वर्ष में की थी। ध्यान रखना, 4 साल तक अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। 269 ईसा पूर्व में राजा बना था। फिर शासक बनने के 7वें वर्ष में कश्मीर को जीता, 8वें वर्ष में कलिंग को जीता था, और 14वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति, 10वें साल में बोधगया की यात्रा और 20वें साल में लुम्बिनी की यात्रा। इस प्रकार अशोक के अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के कार्य किए गए थे। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। धम्म यात्रा क्या थी? जिसमें बौद्ध स्थानों की यात्रा की जाती थी और जो पहले बिहार यात्रा थी उसके ऊपर रोक लगा दी थी।
फिर इसके बाद इसने धम्म मात्र नियुक्त की ताकि अशोक द्वारा चलाए गए धर्म का प्रचार किया जा सके। धर्म क्या था? अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जो नियमावली बने, आचार संहिता बने थी, उससे ही क्या कहा गया है? धम्म। नेक्स्ट आता है मित्रों अनुसंधान। अनुसंधान 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 में क्या होता है? अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कर्मचारियों को दूसरे क्षेत्रों में भेजा। उसे क्या कहा गया मित्रों? अनुसंधान कहा गया। क्या कहा गया? अनुसंधान। अनुसंधान क्या था? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कर्मचारियों को अशोक ने दूसरे क्षेत्रों में भेजा। उसे क्या कहा गया? अनुसंधान। ये यात्राएं कौन सी यात्राएं? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए ये यात्राएं प्रति 5 वर्ष में की जाती यानी कि प्रत्येक 5 साल बाद में कर्मचारियों को अनिवार्य था कि आपको बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए यात्रा करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट आता है अशोक के अभिलेख। अशोक ने क्या लिखवाए थे मित्रों? अभिलेख। बहुत ही मोस्ट है अभिलेख। भारतीय इतिहास का प्रथम शासक जिसने क्या लिखवाए थे? अभिलेख। तो अशोक भारतीय इतिहास में प्रथम शासक था जिसने अपनी प्रजा को अभिलेखों के माध्यम से जागरूक किया। जैसे मान लो स्वास्थ्य विभाग या कोई सरकारी योजना है, तब जो सरकारी कार्यालय होते हैं उनके आगे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते हैं, पोस्ट लगाते हैं जनता को जागरूक करने के लिए। उसी प्रकार सम्राट अशोक ने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए और नैतिक और जो जन कल्याणकारी कार्य थे उनके बारे में जनता को जागरूक करने के लिए जगह जगह चौराहे के ऊपर क्या लिखवा दिए? अभिलेख खड़े करवा दिए ताकि जनता उनको पढ़ करके जागरूक हो सके। तो सबसे पहला कौन सा राजा था भारतीय इतिहास में जिसने अभिलेख लिखवाए थे? उत्तर क्या होगा? अशोक। अब बात करें अशोक ने ये प्रेरणा मिली कहाँ से? अशोक को किसको देख करके अशोक के मन में ये आइडिया आया कि हम भी अभिलेख लिखवाएं? अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा ईरान के राजा डेरियस प्रथम से मिली। किससे मिली थी मित्रों? डेरियस
प्रथम से मिली थी। डेरियस प्रथम कौन था? ईरान का राजा था। ईरान के राजा का नाम क्या था? डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम ने अपने जनता के लिए क्या लिखे थे? अभिलेख। उससे प्रेरणा किसने ली है? हमारे सम्राट अशोक ने। तो अशोक ने भी क्या लिखवा दिए थे? अभिलेख लिखवाए। अब बात करें अशोक के अभिलेखों की लिपि, यानी कि किस लिपि के अंदर इन अभिलेखों को लिखा गया। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो वर्तमान में जो राजभाषा हमारी हिंदी है उसकी लिपि कौन सी है, तो उत्तर क्या होगा? देवनागरी लिपि। उसी प्रकार अशोक ने जो अपने अभिलेख लिखवाए थे प्राकृत भाषा के अंदर, लेकिन उसके अंदर लिपि कौन सी थी? अधिकतर जो अभिलेख थे, अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। कौन सी लिपि में सबसे ज्यादा है? ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि। शाहबाजगढ़ी, शाहबाजगढ़ी पड़ता है पाकिस्तान में, वो मानसेरा, ये भी पाकिस्तान में। या फिर बात करें उस समय के पश्चिमी भारत, तत्कालीन पश्चिम भारत के मित्रों, स्वर्णिम भारत, न कि आज का पश्चिम भारत। वर्तमान की अगर बात करें पाकिस्तान। ठीक है मित्रों, तो शाहबाजगढ़ी और मानसेरा के अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखे गए। कौन सी लिपि में? खरोष्ठी लिपि में लिखे गए। अधिकांश अभिलेख थे ब्राह्मी में थे, लेकिन मानसेरा और शाहबाजगढ़ी ये जो दो अभिलेख थे, ये किसमें लिखे गए थे? खरोष्ठी लिपि के अंदर। इनके अलावा अरामाइक व यूनानी लिपि का उपयोग भी होता था। इनके अलावा कौन सी लिपि थी? अरामाइक और यूनानी लिपि। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा। बहुत ही मोस्ट है। अशोक के जो अभिलेख थे, इन अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा किसने था? यानी कि उनमें क्या क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय इतिहास में पहला शासक जिसने अभिलेख लिखवाए, सम्राट अशोक। प्रेरणा किससे ली थी इसने? ईरान के राजा डेरियस प्रथम ने। लिपि कौन सी थी? अधिकतर लिपि ब्राह्मी, शाहबाजगढ़ी और मानसेरा के अभिलेख खरोष्ठी लिपि में, और अन्य थी अरामाइक और यूनानी लिपि। और अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी के अंदर। इस महान भारतीय शासक की मृत्यु के बारे में पढ़ते हैं। अशोक की मृत्यु ये हुई थी 232 ईसा पूर्व। 232 ईसा पूर्व में, यानी कि आज से लगभग 250 साल पहले।
अब बात करेंगे मौर्य साम्राज्य का पतन और अशोक के उत्तराधिकारी। अशोक के उत्तराधिकारी व मौर्य वंश का पतन। उत्तराधिकारी मीन्स इसके बाद में कौन कौन राजा बने थे और किस प्रकार इस राजवंश का अंत हो गया था। तो ध्यान रखना, अशोक भले ही महान था लेकिन उसने जाते जाते एक नई प्रणाली शुरू करके गया था कि कभी युद्ध नहीं करेंगे। अब युद्ध नहीं करेंगे तो उन्होंने सेना को रखना धीरे धीरे बंद कर दिया और किसी भी राज्य को बनाए रखने के लिए उनके पास सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है वो है उनकी सेना। अब जब युद्ध नहीं करोगे तो सेना का कोई औचित्य नहीं रहा, तो सेना की संख्या कम होगी, हथियार बनाने कम कर दी और हिंसा करोगे नहीं तो साम्राज्य चलाना संभव नहीं था। तो अशोक की गलती आगे चल करके उनके जो पोते और पड़पोते थे उनको भुगतनी पड़ी थी। दादा जैसा कर्म करेगा अगली पीढ़ियां उनके फल भोगेगी। यही किसके साथ में हुआ था? मौर्य वंश के साथ में हुआ था। अशोक की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी कमजोर थे। कैसे थे मित्रों? कमजोर थे। अशोक के बाद उसका पुत्र कुणाल मगध का राजा बना। कौन बना था? कुणाल बना। लेकिन वह अंधा था। कैसा था मित्रों? अंधा, बिल्कुल धृतराष्ट्र की तरह दिखाई नहीं देता था। इसलिए कुणाल के पुत्र संप्रति ने मगध का प्रशासन संभाला। कुणाल का पुत्र कौन सा था? संप्रति। इसने मगध का क्या संभाला था? प्रशासन। इसके बाद में कुणाल का पुत्र दशरथ भी मगध का राजा बना। अंतिम मौर्य शासक वृहद्रथ की, अंतिम मौर्य शासक का नाम क्या था? वृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र सोम ने कर दी। पुष्यमित्र सोम ने कर दी। इस प्रकार मौर्य वंश का अंत हो गया। सेनापति का नाम था पुष्यमित्र, लेकिन मित्र नहीं, ये क्या था? राजा के लिए दुश्मन था। सेनापति होते हुए भी अपने राजा की इसने क्या कर दी थी? हत्या। अंतिम मौर्य शासक कौन था? वृहद्रथ। इसकी हत्या उसी के सेनापति, ब्राह्मण सेनापति था पुष्यमित्र सोम, इसके द्वारा अपने राजा की हत्या कर दी जाती है और मौर्य वंश का हमेशा के लिए अंत हो जाता है। मगध के ऊपर नया एक राजवंश हुआ था जो था सोम वंश। ठीक है मित्रों, आज की क्लास में इतना ही। अगले वीडियो के अंदर मौर्य जो शासन प्रणाली थी, प्रशासन किस प्रकार का था, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप इस टॉपिक को अच्छे से समझोगे। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अवगत करवाएं। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।